आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का मेरा विषय बिंदु है संख्या प्रणाली का विकास। एक गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी के रूप में या एक गणित पढ़ने वाले शिक्षक के रूप में ये जानना जरूरी है कि हाँ, आखिर जो है संख्या का विकास कैसे हुआ। जब इसके पहलुओं को जब हम अध्ययन करते हैं तो ये मालूम चलता है कि जब इसके पहलुओं का जब अध्ययन करते हैं तो मालूम चलता है कि गणित जो एक विषय है, अमूर्त विषय है, जिसकी शुरुआत जो है अंक से हुई है, गणना से हुई है। और गणना की जब भी बात करते हैं तो उसकी बुनियादी चीज जो है अंक है, संख्या है, गिनती की संख्या है। तो इसीलिए जो है हमें एटलीस्ट कम से कम जो है ना संख्या के जो है ना अवधारणाओं को और संख्याओं के से संबंधित उसके इतिहास को, उसके विकास को भी हमें समझना जरूरी है। यहाँ संख्या प्रणाली का विकास का अभिप्राय ये है कि आदि मानव काल से लेके अब तक किस प्रकार जो है संख्या को जो है हम समझे हैं, किस प्रकार से हम संख्या को संकेतों में बदले हैं, किस प्रकार के जो है ना संख्या के लिए जो है ना हम अपने वॉइस को निकालते हैं। ये चीज को जानना हमारे लिए जरूरी है। जैसा कि जानते हैं कि दुनिया के प्रत्येक कोने में जो है ना, अगर कहीं अगर मनुष्य है तो अपने मनुष्य के जीवन यापन करने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ हमारे गणितीय जो है बिंदुओं का सहारा लिया जाता है। इन्हीं गणित बिंदु पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये मालूम चलता है कि गणित शब्द जो है बहुत प्राचीन है। प्राचीन का मतलब बहुत पुराना है और वैदिक साहित्य में इसका बहुतायत में उपयोग किया गया है। गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ है वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो। और गणना की जहां प्रधानता होती है, गणना की जहां बात होती है, उसका अभिप्राय है अंक से, यानी गिनती की संख्या से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गणित अंक, आधार, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विधान है जिसकी सहायता से हम परिणाम, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। तो इस तरह जो है ना हमारी जो है ना ये गणना की जो है पद्धति और हमारे यहाँ संख्या के पद्धति के बारे में जो है ना ये विस्तार चला आया। अब हमारे मन में जो है ना ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये संख्या पद्धति है क्या, संख्या प्रणाली है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि गणित विषय का प्रारंभ गिनती से हुआ है और संख्या पद्धति इसका विषय क्षेत्र है। जैसे जैसे जो है ना संख्या का जो है ना विकास होता गया, ये पूरे सिस्टम को हमने किया, क्या कहा, संख्या पद्धति का है। यानी संख्या का विकास जो है ना गिनती की संख्या से होती है, गणना से होती है, गणित की शुरुआत गणना से होती है। जब यही विस्तार जो है ना फैलते गया, इसी फैलने का जो है ना एक परिवार को हम जो है ना इसमें गणित सिस्टम यानी ये संख्या सिस्टम, ये नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली के नाम से जाना गया। अब आते हैं आगे। संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण को सुव्यवस्थित नियमों की पद्धति क्या कहलाती है? नंबर सिस्टम कहते हैं। संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण की सुव्यवस्थित नियमों की संख्या पद्धति कहते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जिनकी संख्या निश्चित एवं सीमित होती है। इन प्रतीकों को विविध प्रकार से व्यवस्थित कर भिन्न भिन्न रूप जो है प्रदान हम करते हैं। तो इस तरह जो है हम क्या देख रहे हैं कि संख्याओं को लिखने का, उसके नामकरण करने का, तथा संख्याओं को बोलने का, उसके विचारों को जो है ना व्यक्त करने का, ये पूरी पद्धति को हम संख्या पद्धति कहते हैं। तो संख्या पद्धति एक छोटा सा शब्द नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत संख्या से संबंधित, संख्या संक्रियाओं से संबंधित, इसके प्रतीकों से संबंधित, इसके समझने और कौशल और इसके तर्क के जितने भी जो आधार है, इस सभी आधार को हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति की संख्या देते हैं। अब आइए, जहां तक इसकी जो है ना इतिहास की बात है, इसके विकास की बात है, तो सबसे पहले जो है ना थोड़ा सा हमें जो है ना पिछले इतिहास पे हमें जाना पड़ेगा कि आखिर इस संख्या पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। यहाँ विकास का मतलब डेवलपमेंट, यानी कैसे जो है ना किस काल में संख्या को या गणित का कैसे विकास हुआ, ये चीज को जानना हमें जरूरी है। आइए, तो सबसे पहले जो है ना हम देखेंगे कि संख्या प्रणाली का इतिहास, यानी पहला नंबर है, इसमें हम देखेंगे आदिकाल से। दूसरा हम देखेंगे पूर्व मध्य काल में। तीसरा हम देखेंगे मध्य काल में। चौथा देखेंगे उत्तर मध्य काल में। और फिर देखेंगे वर्तमान काल में कैसे जो है ना विकास हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं आदिकाल।
आदिकाल यानी 500 ईसा पूर्व तक, यानी ईसा पूर्व, ईस्वी तक नहीं, ईसा पूर्व पहले घटते हुए क्रम में होता था, आज बढ़ते हुए क्रम में होता है। 2000 के बाद 2001 आया, 2002 आया, 2003 आया, 2020 के बाद 2021 आएगा। लेकिन ईसा पूर्व में जो है ना 400 के बाद जो है बढ़ना उसका 399 होता है। इस परिस्थिति में जो है ना आदिकाल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व तक होगा, और एक होगा उत्तर वैदिक काल यानी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत मुख्यतः दो हैं, शुल्क और वेदांग ज्योतिष काल और सूर्य प्रज्ञप्ति काल। तो सबसे पहले हम देखते हैं आदिकाल में। तो जैसा कि ऊपर वर्णित है कि आदिकाल को हम दो कालों में विभाजित करते हैं, जिसमें प्रथम काल जो है वैदिक काल है। वैदिक काल के अंतर्गत अंक गणित का विकास हुआ। अंक गणित का मतलब बीज गणित यानी अलजेब्रा का विकास होता है। वहीं उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो इसमें रेखा गणित का विकास होता है, अर्थात बिंदु की अवधारणा स्पष्ट हुई, रेखा की अवधारणा स्पष्ट हुई, किरण की अवधारणा स्पष्ट हुई, रेखाखंड की अवधारणा स्पष्ट हुई। ऐसे जो है ना ये विकास होता गया। तो इन विकासों के क्रम में ही जो है ना हमें चिन्ह प्रतीक का जो है ना मिलना, जैसे बिंदु का चिन्ह होता है, रेखा का चिन्ह होता है, किरण का चिन्ह होता है, त्रिभुज का चिन्ह होता है। तो इसमें जो है चिन्हों और प्रतीकों का जो है ना भी समावेशन मिलता गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में इस काल में शून्य तथा दशमिक संख्या का विस्तार हुआ। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आदि काल के अंतर्गत जो वैदिक काल है उसकी 1000 ईसा पूर्व में इस काल में शून्य तथा दशमिक संख्या का आविष्कार हुआ है। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 5000 ईसा पूर्व तक है, इस काल में बिंदु, रेखा, रेखाखंड इत्यादि संबंधित रेखा गणित का विकास हुआ। अब आइए भारत की परिस्थिति में बात करें। भारत में गणित का अध्ययन उत्तर वैदिक काल से हुआ है। इस काल में अंक गणित, रेखा गणित और बीज गणित, ज्योतिष गणित आदि का पठन पाठन कार्य होता है। पूर्व मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत 500 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक कहते हैं। इस काल में वक्षाली गणित, स्थानांक सूत्र, भगवती सूत्र, सूर्य सिद्धांत का विकास हुआ। इस काल के महान गणितज्ञ ब्रह्म गुप्त हुए, जो कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का अवधारणा का विकास हुआ कि जो है ना धन संख्या क्या है, यानी +1 +2 क्या है और -1 -2 क्या है। ऐसी अवधारणाओं का विकास जो है धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के रूप में हमें सामने मिलता है। और इसी काल के अंतर्गत पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत ही हमें वर्ग और घन इत्यादि को समझ मिला कि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, क्यूब क्या है, क्यूब रूट क्या है। बाद में इसी काल के अंतर्गत अरब देश के एक अल ख्वारारिज्मी ने अपनी पुस्तक अलजब और मुकाबला में भारतीय बीज गणित का विकास हुआ। और इसी जो है इनके बुक के नाम पे, अलजब के बुक के नाम पे बीज गणित का नाम अलजेब्रा पड़ा। तो आप ध्यान में रखिएगा कि अलजेब्रा जो शब्द है वो शब्द की शुरुआत जो है ना सऊदी अरब के जो है द्वारा मिला हुआ है कि अल खारिज्मी जो है एक जो है सऊदी अरबिया के एक निवासी थे, जिन्होंने जो है ना अंक गणित से संबंधित एक किताब का जो है लिखा, जिस किताब का नाम था अलजब और मुकाबला, जो कि भारतीय बीजगणित के सभी अवधारणाओं को उन्होंने स्पष्ट किया। और इन्हीं के नाम अलजब के नाम से नाम पड़ा अलजेब्रा। तो इस तरह हमने देखा जो है वैदिक काल और पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत। अब हम आते हैं मध्यकाल के अंतर्गत। मध्यकाल के अंतर्गत इसको हम 400 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक कहते हैं। अब यहाँ ईस्वी आया, 400 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक। यह काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल को स्वर्ण युग इसलिए कहते हैं कि इस काल के अंतर्गत गणित के विकास बहुत तेजी से हुआ है, संख्या प्रणाली का विकास बहुत तेजी से हुआ है। इस काल में ही आर्यभट्ट जैसे विद्वान, भास्कर प्रथम विद्वान, ब्रह्मगुप्त विद्वान, महावीराचार्य विद्वान, श्रीधराचार्य विद्वान, आर्य द्वितीय, श्री पति मिश्र, नेमी चंद्र सिद्धांत,
चक्रवर्ती और भास्कर द्वितीय विद्वान गणितज्ञ जो है इसमें शामिल है। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्यभट्ट ने जो है ना शून्य का आविष्कार किया, लेकिन शून्य का आविष्कार की अवधारणा पहले भी स्पष्ट हो चुकी थी, लेकिन उनको जो है स्पष्ट रूप से सामने लाने की कोशिश आर्यभट्ट गणितज्ञ ने किया है, इसीलिए शून्य की अवधारणा की संकल्पना आर्यभट्ट को जाता है। तो मध्यकाल के अंतर्गत जो है ना बहुत से गणितज्ञ हुए, इसीलिए इसी के अंतर्गत जो है ना बहुत से जो है ना रेखा गणित, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ऐसे बहुत से जो है ना गणितज्ञों को जो है गणितज्ञों ने विभिन्न विभिन्न जो है ना गणितज्ञ के जो है ना भागों को जो है ना सामने रखा है, खोज किया है, और यही काल को जो है ना हम सबसे जो है स्वर्ण काल की संज्ञा देते हैं। क्योंकि इस काल के अंतर्गत जो खूबसूरती है कि बहुत विद्वान जो गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट से संबंधित, भास्कर प्रथम से संबंधित, यहाँ तक जो है ना वैदिक मैथमेटिक्स इसी जो है काल में जो है ना सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। तो इसीलिए जो है ना इस काल को हम स्वर्ण काल की संज्ञा देते हैं। इस काल तक लगभग जो है ना संख्या प्रणाली का विकास कुछ हद तक हो चुका था। आइए, दूसरा है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल कहते हैं 1200 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक। इस काल में नीलखंड ज्ञान गणितज्ञ, नारायण पंडित जैसे जो है गणितज्ञ, और कमलाकर जो है गणितज्ञ, सम्राट जगन्नाथ इत्यादि गणितज्ञ जो सामने आए हैं। इस काल के अंतर्गत जो है ना थ्योरी, संख्या से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं की थ्योरी का विकास जो है इस काल में होते हैं, और संख्या पद्धति को इस काल में और भी आसान बनाते चला गया लोग। तो इस तरह जो है ना 1200 से 1800 ईस्वी में जो है ना बहुत से जो है ना गणितज्ञों ने जो है ना गणित के विकास में सहायक अपनाए। अब आते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब 1800 ईस्वी से लेकर 2020 तक। इस काल के अंतर्गत नरसिंह बाबू देव शास्त्री, सुधाकर द्विवेदी, रामानुजन जो जिनका नाम सुनते हैं इत्यादि ने बहुत खोज की। गणित एक विषय के रूप में, गणित एक विषय की हैसियत के रूप में पहले जो है 1800 ईसा से पूर्व से पहले अंग्रेज जब इस भारत में जो है ना अपना अंग्रेजी सिस्टम के द्वारा, इंग्लिश सिस्टम के द्वारा अंग्रेजी पद्धति जो है इस भारत में जब चल रही थी, उस समय तक जब देखा जाए तो अंग्रेजों ने जो है ना गणित विषय का जो पर जोर दिया। लेकिन भारत में इससे पहले स्कूल में, विद्यालय में या मध्य विद्यालय में, या जो है आप कहें जो है उच्च माध्यमिक स्तर पर या माध्यमिक स्तर पे गणित को एक विषय के रूप में नहीं लिया गया था। तो अंग्रेजी पद्धति जैसे ही समाप्त हुई तो यहाँ पे भारत के ने जो है ना सोचा कि गणित एक जो है जो विज्ञान का विषय है, एक तार्किक विषय है, एक अमूर्त विषय है। इस विषय से होने से हमारी तार्किक शक्ति, हमारी मानसिक शक्ति, हमारे कौशल का विकास होता है, इसीलिए इसको एक विषय के रूप में रखा जाए। पहले यह केवल जो है ना एक साहित्य के रूप में पढ़ा जाता था, केवल जो है ना एक ज्योतिष शास्त्र के रूप में पढ़ा जाता था, केवल वैदिक काल के परिस्थिति के अनुसार पढ़ा जाता था, केवल जो है ना इसको गुरुकुल सिस्टम में ही रखा जाता था कि जिसको जो है गणित पढ़ना है तो पढ़े, जिसको जो है नहीं पढ़ना है वो न पढ़े। आपको ये मालूम है कि प्लेटो ने जो है गणित से संबंधित एक कथन कहा था कि जिस विद्यार्थी को गणित नहीं आता है, जिस विद्यार्थी को रेखा गणित नहीं आता है, वो हमारे विश्वविद्यालय और विद्यालय में नामांकन नहीं कराएगा। तो आज से जो है लगभग 399 और जो है उस समय की परिस्थिति में जो है ना लगभग जो है प्लेटो महोदय ने कहा, इसका मतलब कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो है भारतीय परिस्थिति में अगर हम बात करें कि गणित को एक विषय के रूप में कैसे रखा गया और कब से रखा गया, तो ये जो है आपका 18वीं शताब्दी की संज्ञा दी जाती है। तो 18वीं शताब्दी से जो है ना हमको गणित जो है एक विषय के रूप में मिला है। उससे पहले एक ऑप्शनल विषय के रूप में होता था, जिसे पढ़ना है वो पढ़े, जिसे पढ़ना नहीं है वो नहीं पढ़ सकता है। तो इस तरह जो है ना हम देखते हैं कि पहले गणित विषय थे लेकिन उस पर जोर नहीं दिए जाते थे, लेकिन 18वीं शताब्दी के रूप में बजाबते करिकुलम में जो है ना एक गणित विषय के रूप में शामिल किया गया, एक जो है क्रेडिट के रूप में शामिल किया गया कि नहीं, गणित पढ़ना अनिवार्य है। तो इस तरह वर्तमान काल की जो है ना अपनी खूबसूरती है, और वर्तमान तथ्यों का जो है ना विकास हुआ, इसी में नवाचार तकनीकी जो है क्षेत्रों का विकास होता है। तो इस तरह जो है ना हमने जो है ना देखा कि जो है संख्या प्रणाली के विकास में किस प्रकार से जो है आपका, किस प्रकार से जो है वैद आदिकाल,
आदिकाल, पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल और वर्तमान काल जो है ना किस तरह जो है ना परिस्थिति के जो है ना परिवर्तन होते हैं। तो अगर कोई कहेगा कि जो है कि बीज गणित की जो है ना नाम अलजेब्रा कैसे पड़ा, तो वो हम बताएंगे कि अल खारिजी ने पुस्तक अलजब में जो है ना अपनी बातों को रखा है और भारतीय बीज गणित की संज्ञा का विस्तार किया, उसी अलजब के नाम से जो है ना अलजेब्रा नाम पड़ा। उसी तरह पूछेंगे कि शून्य का आविष्कार किसने किया, तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। तो किस काल में, ये काल आपको याद रखना पड़ेगा कि यह मध्यकाल 400 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईसा पूर्व तक है। तो इस तरह जो है ना हम देखते हैं कि संख्या और संख्या प्रणाली के विकास में किस तरह जो है ना हमारे सामने आए हैं और कैसे जो है गणित को जो है ना आसान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब आइए हमारा दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा जो बिंदु है वो है अंक संकेत प्रणाली का विकास। कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमने काल में तो पढ़ा कि किस प्रकार से जो है ना गणित का और संख्या प्रणाली का कैसे कैसे विकास हुआ है। और प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम एक को संकेत के रूप में कैसे लिखे, दो को संकेत के रूप में हमने कैसे लिखा। सबका जो है ना लिखने का एक तरीका है। हिंदी में लिखते हैं तो उसका अलग जो है फॉन्ट है। उसी तरह जो है अगर हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो उसका अलग चिन्ह है। उसी तरह जो है ना उर्दू में लिखते हैं उसका अलग चिन्ह है। तो ये परिस्थिति को हमें समझनी होती है। तो जब इसके इतिहास का वर्णन करते हैं, जब इतिहास के परिप्रेक्ष्य का जो है ना अध्ययन करते हैं, तो मालूम चलता है अंक जो है गणित की आधारशिला है। अगर गणित को समझना है तो अंक को समझना होगा। अगर गणित को समझना होगा तो संख्या को समझना होगा। अगर गणित को समझना है तो संख्या प्रणाली को समझना होगा। तो इस तरह जो है ना हम अंक को गणित की आधारशिला कहते हैं। अंकों की धारणा का जन्म ही गणित का जन्म कहलाता है। जब अंक की संकल्पना सामने आ गई, अंक का अर्थ हम समझ गए, अंक को समझ गए कि यह अंक है, इसी का इससे जन्म होता है गणित का। तो गणित का मतलब ही होता है गणना करना। गणना का अभिप्राय क्या, अंक, अंक से है। तो अंकों की धारणा ही जन्म देता है गणित को। मानव से ज्यादा पहले पशु पक्षी जो है ना तेज होते थे। मैंने इससे पहले भी बताया है कि मनुष्य की तरह ही जो है पशु पक्षियों में भी जो है ना ज्ञान सूचना प्राप्त करने की शक्ति होती है। लेकिन उसके अंतर्गत अमूर्त तथ्यों को जो है ना समझना, उसके अंतर जो है ना संक्रियाओं को करना समझ में नहीं आता। मनुष्य से ज्यादा जो है पशु पक्षी जो है ना अंकों की अवधारणा को समझते थे। वो कैसे जो है इशारों से 1 2 3 4 5 6 कहते थे, वो मनुष्य से बेहतर जानते थे। लेकिन पशु के अंदर ये कमी थी कि वो संक्रिया नहीं कर सकता है। संक्रिया का मतलब क्या है, पशु यह ना बता सकता है कि 2 + 5 क्या होता है। पशु यह नहीं बता सकता है कि जो है ना 1 + 3 क्या हो सकता है। पशु यह नहीं बताएगा कि 4 में से 3 जाएगा तो क्या होगा। लेकिन जो सूचना है, जो ज्ञान है, वो मनुष्य से ज्यादा पशु में भी थी। तो इस तरह जो है ना संक्रियाओं का आधार का विकास जो है मनुष्य का अंदर आता है। और वो कैसे जो है अंक को संकेत के रूप में देता है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आदि मानव काल में। आदि मानव काल में वस्तु की मात्रा जानने के लिए कोशिश की गई कि वस्तु का मतलब कोई पदार्थ कितना है, कोई तथ्य कितना है, कोई हमारे सामान जो है घर में रखा हुआ वो कितना है। उसके लिए आदि मानव काल में मनुष्य ने जो है ना हाथ को संकेत का प्रयोग किया। कि हाथ में उंगली जो होती है, उस उंगली को संकेत में प्रयोग किया कि एक उंगली के लिए एक दिखाएंगे, दो के लिए दो दिखाएंगे, तीन के लिए तीन दिखाएंगे। उसी तरह जो है ना पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे, उस टुकड़ों से जो है ना ये संख्या प्रणाली को जो है ना वो बताते थे कि एक के लिए एक टुकड़ा, दो के लिए दो टुकड़ा, तीन के लिए तीन टुकड़ा, चार के लिए चार टुकड़ा। उसी तरह जो है ना घर में जो अनाज होते थे, जो बीज होते थे, उसका प्रयोग करते थे। उसी तरह जो है ना रस्सियों को गांठ बांधकर, एक गांठ बांध दिया तो एक, दो गांठ बांध दिया तो दो, तीन गांठ बांध दिया तो तीन। उसी तरह जो है ना वृक्ष और जमीन पर चिन्ह का प्रयोग करते थे कि वृक्ष पे जो है कोई जो है पेड़ पे जो है ना वो चिन्ह बना दिया करते थे, जमीन पे जो है ना वो चिन्ह बना दिया करते थे, वो संकेतों के लिए। तो इस तरह हमने क्या देखा कि आदि मानव काल में अंक का जो है ना अंक को संकेत में रूप में लाने के लिए उन्होंने हाथ का संकेत का प्रयोग किया, पत्थर का टुकड़े का प्रयोग किया, बीज का प्रयोग किया, रस्सियों का गांठ का प्रयोग किया, वृक्ष और जमीन के चिन्ह का प्रयोग किया। मुझे उम्मीद है कि यहां तक अभी सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को अभी दिक्कत है या अगर समझ में आ रहा है तो एक बार प्रतिपुष्टि दे दीजिए ताकि मैं फिर आगे बढ़ूं। आप जो है अपने जो है ऑडियो को अनम्यूट कर सकते हैं। बोलिए, अभी तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। आप
चलिए ठीक है, तो जो है हम आगे बढ़ते हैं। आप जो है ऑडियो को जो है फिर जो है म्यूट कर लीजिए, साउंड को ऑफ कर लीजिए अपना, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। अब आइए, दूसरा काल है मानव आखेट युग। मानव आखेट युग कहते हैं वैसा युग जिसमें व्यक्ति शिकार करना जानता था। हम जानते हैं कि एक समय ऐसा था जो मनुष्य शिकारी होते थे, शिकारी करने के लिए क्या जंगलों में वो शिकार करते थे और वही उनका भोजन यापन होता था। तो जब मनुष्य शिकार करता था तो शिकार करने के बाद जो है ना पशु को गिनना उसके लिए आवश्यकता था कि हमारे हमने कितने पशु को जो है ना मारा है, हमने कितने पशुओं को जो है ना पकड़ा है, हमने कितने पशुओं को बंधक बनाया है। तो मानव अखाएट युग के अंतर्गत मनुष्य क्या थे, शिकारी थे। तो जब शिकार करके आएगा तो वो क्या करेगा, पशुओं को पकड़ेगा और जो है जीव जंतुओं को पकड़ेगा और उसको जो है ना इकट्ठा करेगा। तो इकट्ठा जब करेगा तो वो कितना पशुओं को पकड़ा है, कितने पशुओं को जो है ना बंधक बनाया है, हमें और आपको जानना जरूरी है। उसी तरह जो है ना उस काल में शिकारी को भी जानना जरूरी था कि हाँ आखिर ये जो है कैसे जो है इनको गिनेंगे। तो उस काल में जो है ना जानवरों को गिनने के लिए, पशुओं को गिनने के लिए हाथ पैर की उंगली के प्रयोग करते थे कि हाथ में कितने उंगली है, एक हाथ में 5 उंगली, दूसरे हाथ में कितने उंगली, 5 उंगली, पैर के 5 उंगली और दूसरे पैर के 5 उंगली, इस तरह जो क्या है 10 हो जाते थे। तो जो मानव आखेट युग में जब मनुष्य शिकारी थे तो अपने शिकार करने के बाद जो पशु पक्षी को जो है ना पकड़ते थे, पशु पक्षी को जो है इकट्ठे करते थे, जो उसको बंधक बनाते थे, उसको याद करने के लिए, उसको अंक देने के लिए हाथ पैर के उंगली का प्रयोग करते थे कि एक हाथ में 5 उंगली है, दूसरे जो है ना हाथ में 5 उंगली है तो 10 उंगली हो गए। उसी तरह पहले पैर में 5 उंगली है और दूसरे पैर में 5 उंगली, इस तरह जो है ना हाथ और पैर की उंगलियों को मिलाकर वो 20 तक काउंटिंग कर लेते थे। और इससे ज्यादा बढ़ जब जाता था, 20 से ज्यादा जब हो जाते थे तो ज्यादा संख्या के लिए इसके छोटे छोटे जो है ना पत्थरों का प्रयोग करते थे। और जब और ज्यादा हो जाता था तो बड़े पत्थर के लिए प्रयोग करते थे। यानी कम संख्या के लिए छोटा पत्थर और जो है उसके इक्विवेलेंट, जैसे मान लिया 30 है और 70 है तो 30 के लिए छोटा पत्थर और 70 के लिए क्या है, बड़ा पत्थर का प्रयोग हम लोग करते थे। तो इस तरह जो है ना आदिकाल के अंतर्गत हमने देखा और मानव आखेट युग में देखा कि कैसे जो है अंकों को जो है ना, संख्या को जो है ना लोग निरूपित करते थे, कैसे उसको संकेत के रूप में सामने लेकर आए। अब हम लोग आएंगे, दूसरा है संख्याओं का नामकरण। अब ये प्रश्न पड़ता है कि जो है संख्याओं का नामकरण कैसे हुआ। तो जब इसकी जो है अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले गौर करने वाली बात ये है, किसी की आवाज आ रही है प्लीज आवाज को बंद कर दीजिए। किसी विद्यार्थी के जो है ना म्यूट ऑडियो अनम्यूट है, प्लीज उसको म्यूट कीजिए। प्लीज थोड़ा सा इसको ध्यान रखा कीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। आइए, तो हमने पहले क्या देखा कि संख्या में अंकों का खोज, दूसरा जो है अंकों का जो है ना संकेत में प्रयोग। अब आता है संख्याओं का नामकरण करने का। नामकरण का मतलब नाम देने का। तो थोड़ा सा यहाँ गौर करने वाली एक बात यह है कि संख्याओं का नामकरण जानने के लिए 3000 वर्ष ईसा पूर्व पर नजर डालनी होगी। कितना साल पहले, 3000 वर्ष पीछे आपको जाना पड़ेगा। संख्या का नाम देना एक बहुत बड़ा आविष्कार है। संख्या का नाम देना क्या है, बहुत बड़ा आविष्कार है। पहले व्यक्ति संख्या को बोलना सीखा होगा। निश्चित है व्यक्ति जो है ना पहले बोलना सीखा होगा, अर्थात भाषा में उपयोग किया होगा, फिर यही भाषा को संकेत के रूप में लिखा होगा। पहले हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को जानने के लिए गौर से देखते हैं, गौर से देखने के बाद पहले मैं उसको भाषा में प्रयोग करते हैं। तो पहले जब तक हम देखेंगे तो उसको भाषा में प्रयोग करेंगे। मान लिया कि हमारे सामने जो है ना हमने देखा कि बारिश हो रही है तो हमारे माइंड में आया ये बारिश है, फिर हम उसे लिखने की कोशिश करते हैं, ये बारिश कैसे लिखेंगे, वर्षा कैसे लिखेंगे। उसी तरह जो है ना अगर मान लिया हम अपने आंखों से किसी पशु को देखा तो उस पशु का नाम क्या है, तब बाद में जाकर हम जो है ना उस नाम में, अगर मान लिया कि वो खरगोश है तो पहले खरगोश बोला, फिर उस खरगोश को लिखने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह जो है ना जब संख्याओं का नामकरण की बात आती है तो इसका इतिहास 3000 वर्ष पुराना है। जिस व्यक्ति ने भी जो है ना संख्या का नामकरण दिया होगा वो बहुत बड़ा आविष्कार के रूप में जाना गया। लेकिन चूंकि आदि मानव काल से है, उस समय मनुष्य जो है ना ज्यादा जो है कौशल युक्त और तर्क और जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था, फिर भी मनो जो है आहिस्ते आहिस्ते जो है ना जो है इस संख्या प्रणाली के विकास में सहायक किया है।
तो इस तरह जो है ना, जहां तक नामाकरण की बात होती है, तो नामाकरण से पहले यह प्रश्न उठता है कि पहले व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, पहले अंकों को भाषा के रूप में प्रयोग किया होगा, संकेत के रूप में प्रयोग किया होगा, फिर उसको लिखने की कोशिश किया होगा। तो वहां जहां संख्या का नामाकरण की बात आती है, तो सबसे पहले हम किससे करते हैं? अंक से शुरू करते हैं, डिजिट से शुरू करते हैं। तो अब आइए इसमें हम डिजिट के बारे में पहले हम पढ़ते हैं। तो देख लीजिए, डिजिट के बारे में जो है, तीन जो है ना महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको आपको समझना जरूरी है। पहला, किसी भी संख्या को लिखने हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर मैंने बोला इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसको अंग्रेजी में लिखते हैं, वही जो है ना क्या है, आपका इंटरनेशनल सिस्टम है गिनती लिखने का, जो कि मैंने जो है ना स्पष्ट रूप से यहाँ दिया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दुनिया की कोई भी संख्या होगा इसी से बनेगा, चाहे 2 अंक का हो, चाहे 3 अंक का हो, या 4 अंक का हो, या 5 अंक का। मैंने केवल एक अंक का बताया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही अंकों से मिलकर पूरी दुनिया की संख्या बनाए, चाहे 1 लाख लिखे, चाहे 9,999 लिखे, या 2 अंक का लिखे, या 3 अंक का बनाए, या 4 अंक का बनाए, ये पूरी अंक जो है इसी जो है 9 10 अंकों से मिलकर बना है। तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 10 अंक का संकेत मान्य है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, कोई भी संख्या सदैव दाईं तरफ से लिखते हैं। कहां से लिखते हैं? दाईं तरफ से। किधर से लिखते हैं? दाईं तरफ से लिखा जाता है, एवं आपस में जोड़ या घटाव या गुना भाग किया जाता है। यहां जो है बाईं तरफ होगा, इसको जो है मैं सुधार लूंगा। दूसरा नंबर है, कोई भी संख्या सदैव किधर से लिखते हैं? बाईं तरफ से लिखते हैं। तीसरा नंबर है, किसी भी संख्या का भाग सदैव बाईं तरफ से दिया जाता है। तो इस तरह जो है ना, हम अंक के बारे में कुछ संक्षेप में पढ़े कि अंक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है 10 अंक का प्रयोग किया गया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और किसी भी अंक को बाएं तरफ से लिखते हैं, भाग भी हम किधर से देते हैं? बाएं तरफ से देते हैं। अब आइए हम आपके सामने नामाकरण के रूप में कुछ प्रस्तुत किए हैं कि कौन सा अंक किस रूप में, कौन सी भाषा में कैसे लिखा जाता है। जैसे मैंने बताया है, वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये अंतरराष्ट्रीय है। ऊपर में जो सबसे पहले लिखा वैल्यू वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय है। सभी लोग गौर पे देखिएगा। फिर जो है ना, हमने अरबिक में लिखा है, वेस्टर्न अरबिक में। फिर मैंने लिखा है ईस्टर्न अरबिक में। फिर मैंने लिखा है देवनागरी में यानी हिंदी में। फिर गुजराती में, लिंबू में, बंगाली में, उड़िया में, तेलुगु में। आप जो चाहे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति का जो है ना अपनी भाषा है। प्रत्येक जो है पूरे विश्व में जो है ना, लोग जो है एक समुदाय के रूप में, एक कम्युनिटी के रूप में, एक कबीले के रूप में, और जो है अपना जीवन यापन शुरू किया। तो जो व्यक्ति जहां है, उसने अपने संकेत के रूप में अलग अलग लिखने की कोशिश किया है। इसीलिए हमें जो है 1 2 3 4 5 अंक जो है विभिन्न रूपों में जो है ना संकेत के रूप में मिलेगा। बंगला के लोग बंगला में जो है ना लिखेंगे, चाइनीज चाइनीज भाषा में लिखेगा, फ्रांस फ्रांसीसी भाषा में लिखेगा, उसी तरह जो है ना ईरानी ईरानी भाषा में लिखेगा, अरबी के लोग अरबी में लिखेंगे। भारत जो है, भारतवासी अपने अंकों में प्रयोग करते हैं, उर्दू वाले जो है ना उर्दू भाषा में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो है देखिए, 1 2 3 4 9 तक ही अंक है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। अब आइए बेबोलियन नंबर जो है, ये बेबोलियन नंबर है। इस बेबोलियन नंबर को देखिए हमने किस प्रकार से जो है ना दर्शाया, एक के लिए क्या कैसे दर्शाया, दो के लिए कैसे दर्शाया। इसको बेबोलियन कहते हैं। मैं जो है आपने इससे पहले भी ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षा के अंतर्गत मैं क्लासरूम में पढ़ा चुका हूँ। बेबोलियन नंबर हो गया। अब आइए रोमन नंबर। रोमन नंबर से जो है ना प्रश्न आते हैं, सभी विद्यार्थी इस पे गौर करें। रोमन नंबर से जो है ना स्टेट में भी परीक्षा आते हैं, सीटेट में भी आते हैं, आपके जो है बिहार लेवल पे जो परीक्षा होगी उसमें भी आ सकते हैं। इसमें प्रश्न हमेशा आते रहे हैं, आता है। इसीलिए रोमन नंबर में आपको जानना जरूरी है। तो एक कैसे लिखते हैं देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 तक जो है ना, और 5, जैसे 4 से 5 होता है वैसे ही जो है ना बदल जाती है। तो 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे हमने लिखा है। तो ये जो है ना आपका लिखने का तरीका है। 100 तक मैंने बता दिया है। एल 50 का मतलब एल होता है। आप ऊपर वाला टैग में देख सकते हैं, 1 लिखने के लिए एक का प्रयोग किया गया है, और जो है 5 लिखने के लिए बी का, 10 जो है एक्स है, 50 के लिए एल का प्रयोग करते हैं, 100 के लिए सी का प्रयोग करते हैं, 500 के लिए डी का प्रयोग करते हैं, और 1000 के लिए एम का प्रयोग करते हैं। हमने जो है ना कुछ आसान बनाने के लिए इसमें जो है ना
एक से लेके जो है ना 1001 तक कैसे लिखेंगे इसका भी प्रयोग किया गया। जैसे 200 लिखना है तो 200 का मतलब क्या है, 100 प्लस 100 यानी सी। 300 लिखना है, इसका मतलब 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी सी। 400 लिखना है, 400 का मतलब क्या है, 500 में एक कम, 500 में 100 कम होगा तो 500 के लिए डी होता है, 500 के लिए क्या होता है, डी होता है। 100 कम कर लेंगे, यानी 100 कम करने के लिए क्या करेंगे, डी से पहले सी लिख देंगे, यानी सी डी। उसी तरह जो है 600 लिखना है, 600 का मतलब क्या, 500 प्लस 1, यानी 500 के लिए डी होता है, सी के लिए क्या होता है, 100 होता है, डी सी। तो ये जो है ना सभी विद्यार्थी को आनी चाहिए रोमन अंक लिखने के लिए। ये जो है आपके प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन के रूप में जो है भी आ सकते हैं, या आपके जो है जब आप इंट्रेंस टेस्ट दीजिएगा टीचर्स का, वहां भी प्रश्न आते हैं, और आपके सीटेट स्तर भी प्रश्न इससे आते हैं। और यह बहुत ही आसान है, जो भी विद्यार्थी सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, जो भी विद्यार्थी बीटीसी बोर्ड से पढ़े हैं, एनसीईआरटी के बुक पढ़े हैं, निम्न स्तर पे 5वीं, छठा, 7वीं, 8वीं से ही सिखाया जाता है कि कैसे हम रोमन में संख्या को लिखते हैं। तो ये जो है आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि पहले हम जो है ना 10 तक सीखते थे, 100 तक सीखते थे, लेकिन अब हम आपको 1000 तक कैसे लिखेंगे ये भी इसका में उपाय है। तो बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने आपके सामने जो है ना रखा है, चित्र के माध्यम से आप इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। उसी तरह जो है ना ग्रीक भाषा में देखेंगे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये जो है ग्रीक अल्फाबेट है कि कैसे 1 2 3 4 5 लिखते हैं। जैसे अल्फा, बीटा, गामा, इस सब का नाम सुने हैं, तो अल्फा का मतलब 1 होता है, बीटा का मतलब 2 होता है, गामा का मतलब 3 होता है। ऐसे करके जो है ना ये ग्रीक अल्फाबेट में जो है ना आपका प्रयोग किया गया है नंबर के लिए, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए, हैंड जो है फिंगर सिंबल है। आपको मालूम है कि इस फिंगर सिंबल से जो की मदद से भी जो है ना हम 1 2 3 4 हजार तक बोल सकते हैं, 10,000 तक भी जो है हम बोल सकते हैं। तो देखिए 1520 ईस्वी में मैनुअल में जो है ना एक पब्लिश हुआ था कि कैसे जो है हम नंबर को हाथों की इशारा से जो है ना हम बताएंगे कि 1 कैसे पढ़ेंगे, 2 कैसे करेंगे, 3 कैसे करेंगे। आप लोग सभी लोग गौर से देख सकते हैं। तो हम किसी विद्यार्थी को अपने कक्षा कक्ष के अंतर्गत 1 2 3 4 5 की संकल्पना को भी, गिनती की संख्या की संकल्पना को भी संकेत के रूप में हम फिंगर का प्रयोग कर सकते हैं, और ये हमें करनी भी चाहिए। आजकल अमूमन सरकारी स्कूलों में जो है ना यह नहीं बताए जाते हैं कि कैसे जो है ना हम फिंगर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन रहता तो मैं आपको बताता, ऑनलाइन की जो है ना है समस्या है, थोड़ी सी दिक्कत इसमें होती है। इसीलिए लेकिन सभी लोग अपने चित्र का माध्यम से जो है फिंगर सिंबल का कैसे प्रयोग करेंगे गिनती के रूप में, ये सभी विद्यार्थी जो है ना इसमें कोशिश कीजिएगा। और भी जो है ना आप नेट पे जाकर सर्च करेंगे, या अन्य किताबों को जो है ना आप सर्च करेंगे और उसमें देखेंगे कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को फिंगर सिंबल के रूप में हम लिखते हैं। अगला बिंदु है, अगला बिंदु है वो है आपका चाइनीज भाषा। कैसे जो है ना 1 2 3 4 5 को, यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज 1 2 3 4 को हम चाइनीज भाषा में लिखते हैं। तो चाइनीज भाषा के लिए 1 के लिए ई का प्रयोग करते हैं, 2 के लिए यर का प्रयोग करते हैं, 3 के लिए सैन का प्रयोग करते हैं, 4 के लिए शी का प्रयोग करते हैं, 5 के लिए ऊ का प्रयोग करते हैं, 6 के लिए लीव का, 7 के लिए क्यू, 8 के लिए बा, और 9 के लिए जीव, और 10 के लिए शी। इस तरह उसको कैसे सिंबल में जो है ना हम कैरेक्टर को लिखते हैं, इसका भी प्रयोग किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है ना इस संख्याओं प्रणाली को संकेत में जो भी लिखते हैं उसमें समझे। तो यहाँ जो है मुख्यतः रूप से आपको ये जानना है कि हम उसको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, हिंदी में हम कैसे लिखते हैं, रोमन में कैसे लिखते हैं। ये कम से कम ये 3 बिंदु को होना जरूरी है। और जो उर्दू बैकग्राउंड से हैं, जो मदरसा बैकग्राउंड से हैं, उनको यह जानना है कि उर्दू में 1 2 3 4 जो है ना हम जो अनंत तक कैसे लिखेंगे, उसी तरह जो है हिंदी में कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी में जो है ना कैसे लिखेंगे, ये आपको आनी चाहिए। तो थोड़ी सी जो है उर्दू वाले के लिए एक चैलेंज होता है उर्दू जोड़ना। तो जो उर्दू जानते हैं उनको 1 2 3 4 हमें उम्मीद है कि उनको आता होगा। उसमें हिंदी भी समझ लीजिए, रोमन भी समझ लीजिए, और इंटरनेशनल सिस्टम भी समझ लीजिए। लेकिन जो बच्चे जो है हिंदी बैकग्राउंड से है, उनके लिए हिंदी में जानना जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के द्वारा जानना जरूरी है, और रोमन के द्वारा जानना। ये 3 जो है अंक प्रणाली को, अंक लिखने की प्रणाली को आपको आना चाहिए। तो इस तरह जो है ना हमने जो है ना क्या जाना, अंक जाना, और अंक के संकेत में कैसे प्रयोग करते हैं हमने यह जाना। अब हमारा अगला बिंदु है वो है, क्योंकि हमने आज का पढ़ा है संख्या पद्धति,
के विकास के रूप में। तो जब संख्या पद्धति के विकास के रूप में अध्ययन हम करते हैं तो मालूम चलता है कि संख्या जो है विस्तार कैसे हुआ, संख्या का फैलाव कैसे हुआ, संख्या के अंतर्गत जो है ना गिनती की संख्या की अवधारणा कैसे आई, पूर्ण संख्या की अवधारणा कैसे आई, पूर्णांक संख्या की अवधारणा कैसे आई, सम संख्या की अवधारणा कैसे आई। इन सभी बिंदुओं को जानने के लिए संख्या के प्रकार का वर्णन आपको करना होगा। तो संख्या के प्रकार का जब वर्णन करते हैं तो मालूम चलता है कि संख्या मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या या जटिल संख्या। इस बिंदु पे जो है ना हम सभी को जो है ना ऑफलाइन क्लास में मैं इसका जिक्र किया हूँ। फिर भी जो है मैं संक्षेप में इस बातों को जो है ना उल्लेख करते चल रहा हूँ। वास्तविक संख्या को फिर जाकर आगे हम 3 भागों में बांटते हैं। एक परिमेय संख्या यानी जो बाटा के रूप में हो, एक भिन्न संख्या जो बाटा के रूप में हो लेकिन धनात्मक होता है, और एक अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल निकालने पे जो है क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं हो। उसी तरह परिमेय संख्या को मुख्यतः फिर 3 भाग में बांटते हैं। प्राकृत संख्या जिसको हम गिनती की संख्या भी कहते हैं, जिसको हम धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक ये किसकी संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या जो है ना 1 से शुरू होता है, फिर आगे जो है ना जब प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को मिला देते हैं, यानी जब शून्य से शुरू होता है तो उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को आपस में मिला देते हैं परिवार को, तो उसको पूर्णांक संख्या की संज्ञा देते हैं। फिर हम देखेंगे प्राकृत संख्या मुख्यतः जो है 4 भाग होते हैं। एक सम संख्या यानी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, दूसरा है विषम संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूर्ण रूप से भाग न लगे, भाज्य संख्या यानी जिसमें भाग लग जाए, और भाग लग जाए भाज्य संख्या हमेशा 4 से शुरू होता है, 4 6 8 9 10 12 14 अनंत तक। फिर अभाज्य संख्या जिसमें भाग न लगे, भाग न लगे तो ये शुरू होता है 2 से, 2 3 5 6 7। इसका अन्य डिफिनेशन है कि वैसी संख्या जिसका जो है गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। तो 2 का गुणनखंड केवल 1 गुने 2 होगा, 3 का गुणनखंड केवल 1 गुने 3 होगा, 5 का गुणनखंड 1 गुने 5 होगा, 7 का गुणनखंड 1 गुने 7 होगा। इसीलिए इसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। जैसे 4 है, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा। 6 है, 1 गुने 2 गुने 3, 2 से ज्यादा हो गया। तो इस तरह जो है ना भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर हम दे सकते हैं। फिर हमने बताया कि पूर्णांक संख्या ये 3 प्रकार के होते हैं। एक है ऋणात्मक पूर्णांक यानी -1 -2 -3 -4 अनंत तक, और एक होता है शून्य पूर्णांक जिसमें शून्य को सम्मिलित करते हैं, और एक होता है धनात्मक पूर्णांक जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम रखते हैं। तो इस तरह जो है ना हमने क्या देखा, हम इसके संख्याओं का जो है ना विकास देखा, और इसका बंटवारा देखा, कैसे जो है ना सम संख्या मिला, कैसे गिनती की संख्या मिला, कैसे भाज्य संख्या आया, कैसे जो है जो है अभाज्य संख्या आया। तो उसके गुणों के आधार पे इसका नामकरण होते गया है। फिर आगे आया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो कि अंश बटे हर हो, और जहां अंश और हर पूर्णांक संख्या का सदस्य हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि पूर्णांक संख्या का हर कभी भी 0 नहीं होता है। मैं फिर से बता दे रहा हूं परिमेय संख्या, यदि कोई भी दो संख्या जो कि अंश बटे हर के रूप में हो और अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या का सदस्य हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां हर क्या है आपका, हर जो है आपका क्या है, शून्य नहीं है। जैसे इस बड़े से तस्वीर में हम देखेंगे, एक तरफ नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। उसी तरह होल नंबर हुआ, उसी तरह जो है आपका माइनस का परिवार हुआ और प्लस का परिवार हुआ, ये सभी परिवार एक साथ है। तो पूर्णांक संख्या में सभी है, धनात्मक पूर्णांक भी है यानी गिनती की संख्या भी है, शून्य भी है और माइनस वाली भी संख्या है। इन सभी परिवार को जब एक साथ हम मिला लेते हैं तो उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो इसको सरल रूप में जब हम परिभाषित करते हैं तो कहते हैं कि यदि कोई भी दो संख्या ए और बी हो और ए और बी पूर्णांक संख्या का सदस्य हो, तो ए बटे बी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो उसका हर है यानी बी है वो शून्य नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है आपको, -3/5 -6/-9 0/10 आपका परिमेय संख्या है। लेकिन वहीं 0/0 1/0 -3/0 परिमेय संख्या नहीं है। तो इस तरह जो है ना हमने देखा कैसे जो है संख्या का जो है
कैसे जो है ना अंक का जो है ना जो है विकास होता है, संख्या का विकास होता है, और कैसे जो है ना फैलते फैलते गया और गणित को आसान बनाते गया। तो ये है अपनी गणित की खूबसूरती। तो मैं संक्षेप में रूप में यही कहूंगा कि गणित जो है ना, गणित का शुरुआत गणना से होती है, और गणना का अभिप्राय क्या है, गिनती से है। अर्थात गणित को समझना होगा तो उसको अंक से समझना होगा, गिनती की संख्या से समझना होगा। अगर अंक की अवधारणा को स्पष्ट नहीं करते हैं तो इसका जो है हम समझ नहीं पाएंगे। जहां तक जो है संख्या प्रणाली का जो है ना डिफिनेशन की बात है, तो संख्या और संख्या लिखने और उसका नामकरण करने की पद्धति को हम संख्या प्रणाली की संज्ञा देते हैं। और हमने बताया कि आपको कैसे जो है संख्या का जो है विस्तार हुआ है, कैसे आदिकाल में, पूर्व मध्यकाल में, मध्यकाल में, उत्तर मध्यकाल में, वर्तमान काल में जो है ना संख्याओं का विकास हुआ। फिर हमने सीखा कि कैसे हम जो है ना, कैसे जो है ना अंक प्रणाली का जो है ना हम संकेतों के रूप में प्रयोग किए। कब जो है ना हाथ का संकेत का प्रयोग लिया गया, कैसे पत्थर के टुकड़ों का प्रयोग किया गया, कैसे बीज का प्रयोग किया गया, रस्सियों के गांठ का प्रयोग किया गया, हमने इन सभी बातों को आपके सामने रखा है। फिर जो है ना हमने देखा कि 1 2 3 4 जो है ना भाषा के रूप में, लिपि के रूप में कैसे लिखते हैं, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बातों के रूप में हिंदी में जो है ना 1 2 3 4 कैसे लिखते हैं, अंग्रेजी में अर्थात अंतर्राष्ट्रीय भाषा में 1 2 3 4 कैसे लिखते हैं, उसी तरह जो है ना रोमन में हम कैसे लिखते हैं, और उर्दू में जो है ना हम कैसे लिखते हैं, यानी फारसी लिपि में कैसे लिखते हैं, इन बातों को हमें जानना जरूरी है। अंत में हमने परिमेय संख्या का परिभाषा पढ़ा, संख्या का परिभाषा पढ़ा, संख्या के प्रकार का परिभाषा पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस जो है ना जो है गणित में जो है संख्याओं के विकास का, संख्या प्रणाली के विकास के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो मेरे पास 5 मिनट का समय है, आप अपने पास जो है जो प्रश्न है उसे मेरे सामने रख सकते हैं। आप जो है अनम्यूट कर सकते हैं, बोलिए। सर, हाँ बोला जाए। परिमेय संख्या की संकल्पना को प्राथमिक कक्षा में कैसे विकसित करेंगे? तो इसमें हमने परिमेय संख्या की परिभाषा लिखी, उसके बारे में पूरा उदाहरण सहित लिखा, उसके बाद परिमेय संख्या की विशेषता लिखा। हाँ देखिए, ये जो है एक बुकिश लैंग्वेज है जो हमने जो है ना आपको यहाँ दिया है, थोड़ा सा हाँ, उसमें जो है हम, असाइनमेंट में आपने हाँ दिया थोड़ा सा था। जो है, जी 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 जी, अब सही थोड़ा है। सा इसमें जो है ना जब हम, हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा जो है ना इसमें थोड़ा सा हल्का बदलाव करेंगे। हल्का बदलाव ये करेंगे कि हम उदाहरण का प्रस्तुत करेंगे। जब भी हम परीक्षा में लिखेंगे तो हम जानते हैं कि आप सभी लोगों को परिभाषा याद है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि परीक्षा में लिखते समय जो है ना उदाहरण का जो है ना ज्यादा प्रस्तुत करेंगे। जैसे उदाहरण। हम बताएंगे कि हाँ बच्चों को पहले जो है उसमें जो है ना, देखिए जिस बच्चे को प्राकृत संख्या का कंसेप्ट नहीं मालूम होगा, जिस बच्चे को पूर्णांक संख्या का कंसेप्ट मालूम नहीं होगा, जिस बच्चे को पूर्ण संख्या का कंसेप्ट मालूम नहीं होगा, तो वो प्राकृत जो परिमेय संख्या नहीं बता सकता है। इसीलिए ये तीन जो है जानने के लिए जो है ना आपको परिमेय संख्या तभी मजबूत होगा जब आप तीन बिंदु को जानते हैं। इसीलिए आपको इन बिंदुओं को जो है ना सामने रखनी पड़ेगी। आपको बच्चे के जो है ना ऐसे प्रस्तुत करना पड़ेगा जो ये मालूम चले कि वो गिनती की संख्या को समझते हैं, उसे मालूम चले कि वो पूर्ण संख्या को समझते हैं, और मालूम चले कि जो है वो पूर्णांक संख्या को समझते हैं। तो जैसे जो है ना थ्योरी हम लिखते हैं, जैसे मैंने बताया वैसे लिखिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा उसमें उदाहरण का प्रयोग ज्यादा करेंगे। एक उदाहरण नहीं, आप 5 5 उदाहरण दीजिए। समझ में आया? एक उदाहरण की जरूरत नहीं है आपको, जो है वहां कॉपी भी भरनी है तो हम बच्चों को एक उदाहरण नहीं, हम वहां 5 5 उदाहरण देंगे, ताकि जो है ना आपको जो है जो भी चेक करेगा वो समझेगा कि हाँ आप इस बातों को आप समझ रहे हैं। जब तक आप नहीं समझिएगा आप अपने बच्चे को नहीं समझा सकते। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई प्रश्न है? सर, एक संख्या रेखा के प्रकार में पूरा नंबर के बारे में लिख देंगे। देखिए संख्या से संबंधित जो संख्या, हाँ संख्या के संख्या रेखा प्रकार के के अंतर्गत जो है संख्या टोटल रेखा के नंबर का प्रकार लिख की देंगे। बात कर रहे हैं। क्या देखिए होगा संख्या इसमें? रेखा जो है नेक्स्ट क्लास में आ रहा है, इससे संबंधित मुझे क्लास लेना है। ये समस्या को मैं वहीं दूर कर दूंगा अगर आप समय क्योंकि दीजिएगा तो। नहीं, नेट पे सर्च अगली कर रहे कक्षा थे के तो रूप यही में, सब आ रहा था। नेट हाँ पे हाँ सर्च कर वैसे रहे थे हम तो यही ये, आ रहा था, वास्तविक संख्या, काल्पनिक मैं संख्या, इसको संयुक्त संख्या। इसको और हाँ इसको और मैं आसान कर दूंगा। संख्या रेखा जो है यानी नंबर लाइन नेक्स्ट क्लास में हाँ। हमें पढ़ाना है, तो थोड़ा सा समय दीजिए, मैं फिर उस पे आ जाऊंगा। और किसी को कोई प्रश्न है? किसी विद्यार्थी को कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं।
और भी कोई स्वीटी सरी का कोई और प्रश्न है आपके पास? मैंने असाइनमेंट लिखा था ना, हाँ असाइनमेंट जो लिखा था तो तुमने लिख दी। जब भी मैं नेट से जी। सर्च कर रही थी ना, तो यही चीज आ रहा था कि अच्छा तो चलिए, संख्या आप रेखा के उसको लिख प्रकार का लिए क्या, तो तो ठीक। हाँ टोटल डिफिनीशन लिख दी, ठीक है, सबका आपको उदाहरण दे दी, ठीक है टोटल ठीक है। डिफिनीशन के साथ चलिए उदाहरण जो दे है दी। इसको और जो है मैं नेक्स्ट क्लास में और स्पष्ट कर दूंगा कि जो है ना उसको कैसे जो है ना हम प्रस्तुत करेंगे कॉपी में, कैसे उसको लिखेंगे। और भी किसी और अटैच। विद्यार्थी को हाँ, और भी किसी विद्यार्थी को कोई प्रश्न पूछना है, पल्लवी या अतुल, तो आप बता सकते हैं। क्योंकि वक्त जो है ना अब दूसरे क्लास के लिए होते जा रहा है, आपको दूसरे क्लास में भी जाना है। चलिए, आपने जो है ना इस ऑनलाइन कक्षा में जो है ना आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया है, मैं सभी लोगों को जो है ना तहे दिल से जो है नमस्कार करता हूँ, और तहे दिल से जो है ना हार्दिक जो है शुक्रिया मैं करता हूँ, आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण समय आपने इस ऑनलाइन कक्षा के लिए दिया, और आपने जो है अपने पेशेंस को बनाए रखे। मैं इसी के लिए सभी को तहे दिल से शुक्रिया। अब जो है मैं आज की इस ऑनलाइन कक्षा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है स्क्रीन को जो है टच कीजिए, रेड बटन आएगा, उस रेड बटन को क्लिक कर दीजिए। प्लीज आप सभी लोग कोऑपरेट कीजिए। प्लीज आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने जो है स्क्रीन को टच कीजिए, रेड बटन आएगा, रेड बटन को क्लिक कर दीजिए। अंकिता कुमारी, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग जो है ना इस ऑनलाइन कक्षा में बने रहे हैं और अपने महत्वपूर्ण समय दिया, सभी को तहे दिल से जो है ना शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि आज जो है जो ऑनलाइन कक्षा में जो संख्या प्रणाली के विकास को हमने पढ़ा, उसके जो है ना बेहतर ढंग से आप समझे होंगे। मैं इसी आशा के साथ मैं अगली कक्षा के लिए जो है ना मैं फिर आऊंगा, और तो सभी लोगों को जो है तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।